नमस्कार। इस वीडियो में हम बैसिलरी फाइसी या डायटमों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। डायटमों में जनन की 3 विधियां पाई जाती हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। कायिक जनन कोशिका विभाजन द्वारा होता है। इस विधि में कोशिका के जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कोशिका के दोनों कपाट एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है तथा इसके पश्चात कोशिका का जीवद्रव्य भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजन की दिशा प्राय कोशिका में क्रोमेटोफोर की संख्या पर निर्भर करता है। यदि कोशिका में केवल एक क्रोमेटोफोर हो तो विभाजन अनुदैर्ध्य दिशा में, और यदि क्रोमेटोफोर की संख्या 2 हो तो विभाजन अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ होता है। विभाजन से बनी दोनों संतति जीवद्रव्यों में से एक जीवद्रव्य के एक और अधपरावरक या हाइपोथिका द्वारा ढका होता है तथा दूसरा जीवद्रव्य अधिपरावरक या एपिथिका द्वारा ढका होता है। दोनों संतति जीवद्रव्यों की एक एक सतह नगन होती है। मात्र कोशिका के दोनों परावरकों अधि एवं अध संतति कोशिकाओं के अधि परावरक बनाते हैं एपिथिका। शीघ्र ही दोनों संतति कोशिका के अध परावरकों का निर्माण होता है। चित्र में हम देख सकते हैं ऊपरी कपाट, जिसको अधि परावरक या एपिथिका कहते हैं, जबकि निचले कपाट को हाइपोथिका कहते हैं। इनमें जीवद्रव्य की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ये कपाट थोड़ा अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। दोनों संतति कोशिकाओं में एक एक केंद्रक चला जाता है और ऊपरी कपाट और निचले कपाट अलग होकर दोनों ऊपरी कपाट जो अलग हुआ वो निचले कपाट या हाइपोथिका का निर्माण करेगा, और हाइपोथिका यानी निचला कपाट अलग होकर एपिथिका या ऊपरी कपाट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से हम चित्र में देख सकते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय जो संतति कोशिका मात्र कोशिका की एपिथिका या ऊपरी कपाट को ग्रहण करती है, उसका आकार लगभग मात्र कोशिका के बराबर होता है, परंतु दूसरी कोशिका जो मात्र कोशिका के अध परावरक या निचले कपाट या हाइपोथिका को लेती है और संतति कोशिका में अधि परावरक या ऊपरी कपाट का निर्माण होता है, इसका आकार मात्र कोशिका से छोटा होता है। इस प्रकार का एक विभाजन द्वारा जनन होने पर प्रत्येक नई पीढ़ी में कोशिकाओं का आकार निरंतर कम होता रहता है। उपरोक्त चित्र में हम देख सकते हैं कि ऊपरी कपाट एपिथिका और निचला कपाट यानी हाइपोथिका अलग होते हैं। ऊपरी कपाट यानी एपिथिका हाइपोथिका का निर्माण करेगा जो इसके अंदर रहेगा, तो ये इसका आकार लगभग मात्र कोशिका के बराबर होता है, जबकि हाइपोथिका जो अलग हुआ है वो एपिथिका का निर्माण करेगा, उसका आकार मात्र कोशिका से छोटा होगा, और इस प्रकार आगे आने वाली पीढ़ियों में ये आकार निरंतर कम होता रहता है। अलैंगिक जनन ऑक्सोस्पोर द्वारा होता है। यह पुनः स्थापन की प्रक्रिया है, यानी रिस्टोरेटिव प्रोसेस है, जिसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन जो कि कायिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न छोटी कोशिकाएं पुनः अपना सामान्य आकार प्राप्त कर लेती हैं। ऑक्सोस्पोर का निर्माण उन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जिनका आमाप कायिक जनन के दौरान छोटा हो जाता है। बीजाणुओं के निर्माण के समय कायिक कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में म्यूसिलेज स्रावित करती हैं, जिसके कारण कोशिका के दोनों कपाट पृथक हो जाते हैं और जीवद्रव्य मुक्त हो जाता है। जब जीवद्रव्य के आमाप में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो इसके चारों ओर एक सिलिका में आवरण बन जाता है। यह आवरण पेरिजोनियम कहलाता है। पेरिजोनियम के अंदर दोनों
परावर्तकों का निर्माण या दोनों कपाटों का निर्माण होता है। इस प्रकार एक बड़े आमाप की कोशिका बन जाती है। इसीलिए अलैंगिक जनन को पुनः स्थापन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। बेसिलरियोफाइसी में लैंगिक जनन। डायटमों की अधिकांश जातियां समजालिक या होमोथैलिक होते हैं। समयुग्म की लैंगिक जनन पैनेलिज गण में तथा विषम युग्म के लैंगिक जनन सेंट्रलिज गण में पाया जाता है। दोनों प्रकार के जनन में ऑक्सोस्पोर युग्मनज बनाता है। पैनेलिज गण के सदस्यों में ऑक्सोस्पोर का निर्माण संयुग्मन कोशिकाओं के संलयन द्वारा, जबकि सेंट्रलिज गण में ऑक्सोस्पोर का निर्माण सवक युग्मन अथवा विषम युग्मता के द्वारा होता है। संयुग्मन द्वारा ऑक्सोस्पोर का निर्माण। इस विधि में लैंगिक जनन उस समय होता है जब निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका का आमाप एक सीमा से कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे आमाप की दो कोशिकाएं एक दूसरे के निकट आकर एक सामान्य जिलेटिन आवरण द्वारा अपने आप को ढक लेती हैं। प्रत्येक कोशिका का द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित केंद्रक बनाता है, जिनमें से 2 अपहासित हो जाते हैं। अब प्रत्येक कोशिका में 2 सक्रिय केंद्रक रह जाते हैं। प्रत्येक कोशिका का जीवद्रव्य आकुंचन या संकुचन द्वारा 2 एक केंद्रीय खंडों में विचलित हो जाता है और प्रत्येक खंड एक युग्मक का कार्य करता है। एक कोशिका के 2 युग्मक दूसरी कोशिका के 2 युग्मकों से संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। प्रत्येक युग्मनज आमाप में वृद्धि करके एक ऑक्सोस्पोर बनाता है। इसके चारों ओर एक सिलिका में पेरिजोनियम विकसित होती है। कुछ समय पश्चात पेरिजोनियम के अंदर की ओर 2 कपाटों का निर्माण होता है, जो अधि एवं अध परावर्तक के रूप में कार्य करते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि 2 कॉन्जुगेटिव यानी 2 कोशिकाएं आपस में जिलेटिन शीट द्वारा आके घिर जाती हैं और दोनों के केंद्रक में विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रक बनते हैं, 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं, जिनमें से 2 केंद्रक दोनों कोशिका के 2 केंद्रक नष्ट हो जाते हैं और प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक रह जाते हैं और जीवद्रव्य आकुंचन द्वारा ये एक केंद्र के खंडों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक खंड एक युग्मक का कार्य करता है। अब एक कोशिका के 2 एक केंद्र के युग्मक दूसरी कोशिका के एक केंद्र के युग्मकों से जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। और ये जाइगोट ही ऑक्सोस्पोर होता है, जो कि बाद में पेरिजोनियम के आवरण द्वारा गिर जाता है और पेरिजोनियम के अंदर ही दोनों कपाटों का एपिथिका और हाइपोथिका का निर्माण होता है। इस प्रकार हम संयुग्मन द्वारा ऑक्सोस्पोर की निर्माण की अवस्थाओं को देख सकते हैं। संयुग्मन का उदाहरण सिम्बेला और नेविकुला में पाया जाता है। सवक युग्मन द्वारा ऑक्सोस्पोर का निर्माण। डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय ऑटोगेमी। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में म्यूसिलेज का स्रावण करती हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका के दोनों कपाट एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इस समय कोशिका का द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्रण द्वारा 4 अगुणित केंद्रक बनाता है। इनमें से 2 अगुणित केंद्रक अपहासित हो जाते हैं और 2 केंद्रक मिलकर पुनः द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। कोशिका का द्विगुणित केंद्रक युक्त जीवद्रव्य ऑक्सोस्पोर के रूप में कार्य करता है। ऑक्सोस्पोर का निर्माण होने के बाद दोनों कपाटों का विकास होता है और एक नई कोशिका बन जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सवक युग्मन में एक कोशिका से केवल एक ही ऑक्सोस्पोर बनता है, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं। कोशिका हाइपोथिका और एपिथिका द्वारा घिरी हुई है, जिसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 2 केंद्रक अपहासित हो जाते हैं और 2 क्रियात्मक केंद्रक रहते हैं। ये केंद्रक आपस में जुड़ के द्विगुणित यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं
और इसके चारों ओर पेरिटोनियम का आवरण होता है, जो कि इसके दोनों कपाटों का विकास होता है। दोनों कपाटों का विकास होता है और इसमें एक कोशिकाई भाग ले रही है, इसलिए इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि जो ओल्ड आवरण है या ओल्ड कपाट है, उसमें न्यू कपाट का निर्माण, न्यू हाइपोथेका का निर्माण होता है, और जो ओल्ड हाइपोथेका है उसमें न्यू एपिथेका का निर्माण होता है। पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डायटमा के जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था प्रदान होती है। इनमें सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। डायटमा की कायिक कोशिका द्विगुणित होती है तथा अगुणित अवस्था केवल युग्मकों में पाई जाती है। युग्मकों के संलयन से पुनः द्विगुणित अवस्था स्थापित हो जाती है। जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि डायटमा में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैमेट्स बनते हैं जो अगुणित होते हैं। ये पुनः संयोजन द्वारा जायगोट या द्विगुणित अवस्था का निर्माण कर लेते हैं और जायगोट से ऑक्सोस्पोर बनता है। ऑक्सोस्पोर से डायटम का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होते हैं। कायिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कायिक विभाजन या सेल डिवीजन के द्वारा या ऑक्सोस्पोर के निर्माण के द्वारा होता है। धन्यवाद।